नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर बाय अनूप और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, एक ऐसा देश जहां की चाय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5,000 से 7,000 नेपाली रुपए प्रति किलो तक बिक रही है, जिसकी खुशबू और स्वाद अमेरिका, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया और यूरोप तक पहुंच रहा है। लेकिन उसी देश के चाय बागानों में आज एक अजीब संकट खड़ा हो गया है। चाय की मांग है, जमीन है, पेड़ है, बाजार है, कीमत है, लेकिन चाय तोड़ने वाले मजदूर कम पड़ रहे हैं। पूर्वी नेपाल के कुछ चाय बागानों में 50 मजदूरों तक को काम देने की क्षमता है, लेकिन वहां पहुंच रहे मात्र 10 मजदूर। और हैरानी वाली बात यह है कि अनुभवी मजदूर जहां 40,000 नेपाली रुपए महीने तक कमा सकते हैं, कई जगह रहने की सुविधा भी मिलती है, लेकिन हो क्या रहा है, फिर भी नेपाल के युवा गांव छोड़कर विदेश जा रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या नेपाल की चाय की असली समस्या मजदूरी है, या फिर नेपाल की पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही बदल रही है? और आने वाले समय में क्या नेपाल की प्रीमियम हिमालयन चाय भारत की दार्जिलिंग और दूसरी भारतीय टी के सामने एक नई चुनौती बन सकती है? आज की कहानी सिर्फ चाय की नहीं, ये कहानी है चाय, पैसा, माइग्रेशन, इंडिया नेपाल ट्रेड और बदलते हिमालय की। साथियों, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिले। वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा और फिर जो भी आपके विचार है उन विचारों को आप कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। तो आज का टॉपिक है नेपाल की चाय, भारत को चुनौती। साथियों, सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि चाय की शुरुआत हुई कहां से, चाय आखिर आई कहां से। सुबह उठते ही एक कप चाय, काम के बीच एक कप चाय, दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत में एक कप चाय। और भारत नेपाल में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन सवाल है कि जिस चाय के बिना आज करोड़ों लोगों की सुबह शुरू नहीं होती है, उसकी शुरुआत आखिर हुई कहां से? चाय की कहानी को मुख्य रूप से चीन से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि चीन में हजारों वर्षों से चाय के पौधे और उसके पत्तियों का इस्तेमाल की परंपरा है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि आज दुनिया में हमें हरी चाय, काली चाय, सफेद चाय, उलोंग चाय, कई तरह के विशेष चाय दिखाई देते हैं, लेकिन सबका मूल पौधा आमतौर पर एक ही है, जिसका नाम है कैमेलिया साइनेसिस। तो फिर हरी चाय अलग कैसे हो गई, काली चाय अलग कैसे हो गई, नेपाल की ऑर्थोडॉक्स चाय इतनी खास कैसे बन गई? तो इसका जवाब छिपा है चाय को तैयार करने की प्रक्रिया में। यानी पत्ती एक हो सकती है, लेकिन उसे तोड़ने, उसे सुखाने, उसे मरोड़ने और उसका ऑक्सीकरण करने का तरीका बदलते ही उसका रंग, उसका सुगंध, उसका स्वाद और उसकी रासायनिक संरचना तक बदल सकती है। भारत में चाय का व्यावसायिक विस्तार ब्रिटिश शासन के दौरान तेजी से हुआ। असम में बड़े पैमाने पर चाय के बागान विकसित किए गए और इसके बाद दार्जिलिंग की पहाड़ियों ने दुनिया को एक ऐसी चाय दी जिसकी पहचान उसकी खास सुगंध और उसके नाजुक स्वाद से बनने लगी। धीरे धीरे भारत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चाय उत्पादक देशों में शामिल हो गया। लेकिन हिमालय के दूसरी तरफ नेपाल भी अपना एक अलग चाय का पहचान तैयार कर रहा था। और नेपाल के इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि आखिर चाय के इतने अलग अलग प्रकार कैसे बने। क्योंकि हरी चाय हो या काली चाय हो या उलोंग चाय हो या ऑर्थोडॉक्स चाय, इन सबके पीछे असली कहानी सिर्फ पत्ती की नहीं, बल्कि उसे, जैसा कि हमने कहा, कि तैयार करने की एक प्रक्रिया है। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि चाय के कितने प्रकार हैं: हरी, काली, सफेद, उलोंग, ऑर्थोडॉक्स। अब इसे समझते हैं, इस रहस्य को, जिसे हम रोज पीते हैं लेकिन उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। साथियों, हरी चाय, काली चाय, सफेद चाय, उलोंग चाय, ऑर्थोडॉक्स चाय, नाम अलग है, स्वाद अलग है, रंग अलग है, लेकिन सबके पीछे एक बेहद दिलचस्प बात। जैसा कि हमने कहा कि इसका मूल जो है वो है कैमेलिया साइनस। फर्क पैदा होता है कि किस प्रकार से पत्तों को तोड़ा जा रहा है और उन्हें किस तरह से तैयार किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हरी चाय। साथियों, ग्रीन टी आजकल मोटापा घटाने के लिए, आजकल एलीट क्लास बनने के लिए लोग ग्रीन टी यानी कि हरी चाय को पीते हैं। साथियों, हरी चाय की पत्तियों को तोड़ने के बाद जल्दी गर्म किया जाता है ताकि उनमें होने वाला ऑक्सीकरण काफी हद तक रोका जा सके, और इसी वजह से इसका रंग अपेक्षाकृत हरा रहता है और इसका स्वाद भी काली चाय से अलग होता है। इसके बाद अगर हम बात करें काली चाय, तो इसमें पत्तियों को पहले कुछ समय तक मुरझाया जाता है, फिर उन्हें मरोड़ा जाता है, ऑक्सीकरण होने दिया जाता है, और इस प्रक्रिया के दौरान पत्तियों के भीतर मौजूद कई रासायनिक यौगिक बदल जाते हैं, और इसी वजह से काली चाय का रंग गहरा होता है और उसका स्वाद अधिक गहरा और मजबूत हो सकता है। इसके बाद आता है उलोंग चाय। साथियों, ये मोटे तौर पर हरी और काली चाय के बीच की श्रेणी मानी जाती है। इसमें पत्तियों का ऑक्सीकरण पूरी तरह से नहीं करने दिया जाता है और इसी कारण उलोंग चाय में एक अलग प्रकार का सुगंध या स्वाद मिल सकता है, और कहीं इसे फूलों जैसे सुगंध महसूस भी होती है, तो कहीं फल या भुने हुए पदार्थ की तरह सुगंध आती है। इसके बाद आती है सफेद चाय। तथा इसमें अपेक्षाकृत कम प्रसंस्करण किया जाता है और अक्सर कोमल नई पत्तियों तथा कलियों का उपयोग किया जाता है।
इसी कारण इसका स्वाद काफी हल्का और नाजुक हो सकता है। लेकिन अब हम आते हैं उस चाय को जो हमारी इस पूरी कहानी का केंद्र में है, और वो है ऑर्थोडॉक्स चाय। साथियों, ऑर्थोडॉक्स चाय किसी अलग चाय से नहीं बनती। ऑर्थोडॉक्स मुख्य रूप से चाय की पत्तियों को तैयार करने की एक पारंपरिक विधि है। इसमें पत्तियों को सावधानी से तोड़ा जाता है, इसके बाद उन्हें मुरझाने दिया जाता है, फिर मरोड़ा जाता है, फिर नियंत्रित तरीके से उसका ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण किया जाता है, और अंत में इसे सुखाया जाता है। यानी कि यही पारंपरिक प्रक्रिया चाय की पत्ती को उसके विशेष आकार, सुगंध और स्वाद देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसके मुकाबले एक दूसरी लोकप्रिय विधि है, वो है सीटीसी यानी क्रश, टीयर और कर्ल, जिसमें पत्तियों को मशीनों की सहायता से कुचला जाता है, काटा जाता है और गोल आकार में मोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में जल्दी रंग और स्वाद वाले चाय तैयार होते हैं, जिसका इस्तेमाल खास तौर पर दूध वाली चाय में बड़े पैमाने पर किया जाता है, जो आप और हम रोज लगभग करते हैं। यानी चाय कि दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि पौधा लगभग वही होता है, लेकिन पत्तियों के तैयार करने की विधि बदलते ही रंग, स्वाद, सुगंध, रासायनिक संरचना तक बदल सकती है। अब अगला सवाल और भी ज्यादा दिलचस्प है। आखिर इस चाय के एक कप के अंदर रासायनिक रूप से क्या क्या मौजूद होता है। लेकिन एक बात और बताइए कि क्या आप लोगों को चाय के इतने प्रकारों के बारे में पता था? और पता था तो क्या विधि पता था? और विधि पता था तो आप में से इनमें से कौन कौन सा चाय आपने आज तक जो है वो टेस्ट किया है, वो ही बताएं। अब हम चाय के अंदर के रसायन के बारे में बात करें। चाय के अंदर कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं, कौन सा पदार्थ होता है जो हमें जगाए रखता है। जैसे कि आप थक जाएं तो आप कहें चाय पी लेते हैं, आपको नींद आए तो आप कहते हैं चाय पी लेते हैं। तो ऐसा क्या होता है? कौन सा पदार्थ चाय के स्वाद और रंग को बदलता है? और हरी चाय तथा काली चाय के बीच रासायनिक अंतर आखिर पैदा कैसे होता है? क्योंकि लोग कहते हैं वेट लॉस करना है, ग्रीन टी पीजिए, दूध वाली चाय मत पीजिए, काली चाय मत पीजिए, ग्रीन टी पीजिए। और यहीं से चाय की कहानी जो है वो खेती से निकलकर विज्ञान की दुनिया में प्रवेश करती है। साथियों, चाय के अंदर की अगर हम बात करते हैं, जिसे हम रोज पीते हैं, जिसे हम रोज अपने कप में डालकर जो है वह उसकी सुगंध को सूंघते हैं, तो इसके भीतर की रासायनिक प्रक्रिया के बारे में अगर हम बात करें तो चाय की पत्ती में सैकड़ों रासायनिक यौगिक पाए जाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो चाय के स्वाद, सुगंध, रंग और हमारे शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव में विशेष भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें कैफीन होता है। कैफीन एक प्राकृतिक उत्तेजक पदार्थ है जो चाय के पौधे की पत्तियों में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। जब हम चाय पीते हैं तो कैफीन हमारे मस्तिष्क में उस रासायनिक संकेत को रोकने में मदद करता है जो हमें थकान या नींद का अनुभव कराता है। और यही कारण है कि चाय पीने के बाद कई लोगों को कुछ समय के लिए अधिक जागरूक और सक्रिय महसूस होता है। हालांकि चाय में कैफीन की मात्रा कई बातों पर निर्भर करती है कि उस पत्ती की उम्र क्या है, चाय का प्रकार कैसा है, पत्ती की मात्रा कितनी है और उसे कितनी देर तक पानी में रखा गया है। लेकिन चाय की कहानी केवल कैफीन तक सीमित नहीं। चाय की पत्तियों में साथियों कैटेचीन नाम के पॉलीफेनॉल भी पाए जाते हैं। इनमें EGCG यानी कि एपी गैले कैटेचीन गैलेट विशेष रूप से चर्चित है। ये वही यौगिक है जिनकी वजह से चाय को लेकर वैज्ञानिकों ने लंबे समय से शोध किया, और खासकर हरी चाय यानी कि ग्रीन टी में कैटेचिन की मात्रा उनकी संरचना में महत्वपूर्ण होती है। अब यहाँ एक बेहद रोचक रासायनिक बदलाव शुरू होता है। जब ताजी चाय की पत्तियों में ऑक्सीडेशन होता है तो उनके अंदर मौजूद कुछ कैटेचिन आपस में प्रतिक्रिया करके नए यौगिक बना सकते हैं। काली चाय में इसी प्रक्रिया के दौरान थियोफ्लेविन और थियोरुबिगिन जैसे यौगिक पाए जाते हैं, और यही यौगिक काली चाय के गहरे रंग, स्वाद और कैसेलेपन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि चाय का रंग केवल बाहर से दिखाई देने वाला रंग नहीं, उसके पीछे पत्तियों के भीतर होने वाले रासायनिक प्रतिक्रियाओं की पूरी कहानी छिपी है। इसके अलावा चाय में एक एल थिएनिन नाम का एक एमिनो अम्ल भी पाया जाता है। यह चाय की स्वाद और सुगंध संबंधी विशेषताओं में योगदान देता है। चाय में मौजूद प्राकृतिक सुगंधित यौगिक भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इन्हीं के अलग अलग संयोजन की वजह से किसी चाय में फूलों जैसी सुगंध महसूस होती है तो किसी में फल जैसी, किसी में मिट्टी या किसी में लकड़ी जैसे विशेष गंध आती है। और यही वजह है कि एक ही क्षेत्र में चाय भी हर मौसम में बिल्कुल एक जैसा नहीं लगता है। पत्ती कब तोड़ी गई, किस ऊंचाई पर पौधा उगाया गया, मौसम कैसा था, पौधे को कितनी धूप मिली, पत्तियों को कितनी देर मुरझाया गया, उसका ऑक्सीकरण कितना हुआ और अंत में उन्हें किस तापमान पर सुखाया गया, इन सभी चीजों का प्रभाव अंतिम रूप से चाय के ऊपर पड़ता है। यानी चाय एक कप वास्तव में केवल गर्म पानी और सूखी पत्ती नहीं है, उसके भीतर पौधों की जैव रसायन, मिट्टी, मौसम, ऊंचाई
और प्रसंस्करण सबकी कहानी मौजूद होती है। और अब यहीं से बेहद महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है कि अगर चाय के स्वाद और रासायनिक गुणों पर ऊंचाई, मिट्टी, मौसम का इतना असर पड़ता है तो नेपाल के हिमालयी चाय बागानों और भारत के दार्जिलिंग या आसाम के चाय क्षेत्रों में चाय में आखिर कितना अंतर पैदा क्यों हो गया। साथियों, अब तक हमने चाय के इतिहास, उसके अलग अलग प्रकार और उसके भीतर मौजूद रासायनिक यौगिकों को समझा। लेकिन अब कहानी उस जगह पहुंचती है जहां भारत और नेपाल एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं, चाय के भूगोल में। भारत और नेपाल की सीमा के दोनों ओर हिमालय की पहाड़ियां हैं। कई इलाकों में जलवायु और प्राकृतिक परिस्थितियों में समानताएं भी हमें देखने को मिलती है। फिर भी दोनों देशों की चाय की अपनी अलग पहचान होती है। इसका सबसे बड़ा कारण है चाय किस ऊंचाई, किस मिट्टी, किस तापमान और किस वर्षा वाले इलाके में उगे। भारत की बात करें तो यहाँ के चाय उत्पादन का क्षेत्र बहुत बड़ा है। असम की गर्म और नम घाटियों में पैदा होने चाय के स्वाद, उसका प्रभाव दार्जिलिंग की ऊंची पहाड़ियों में पैदा होने वाली चाय से काफी अलग होती है। दार्जिलिंग की चाय अपनी विशिष्ट सुगंध और हल्के जटिल स्वाद के लिए दुनिया भर में पहचानी जाती है, जबकि असम की चाय अपेक्षाकृत गहरे रंग और मजबूत स्वाद वाली काली चाय के रूप में प्रसिद्ध है। साथियों, अगर नेपाल की तरफ बात करें तो नेपाल में चाय का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र उसके पूर्वी पहाड़ी जिलों में है, खासकर इलाम और पंचथर। यहाँ कई चाय बागान समुद्र से काफी ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई के कारण तापमान अपेक्षाकृत ठंडा रहता है और पौधे की वृद्धि कई निचले इलाकों की तुलना में धीमी हो सकता है। और यही धीमी वृद्धि चाय की पत्तियों के रासायनिक विकास और स्वाद की विशेषताओं को प्रभावित कर सकता है। हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि केवल ऊंचाई ही किसी चाय को बेहतर बनाती है। असली गुणवत्ता कई चीजों से मेल खाती है। वो है मिट्टी, वर्षा, तापमान और पौधों की किस्म, पत्ती तोड़ने का समय और उसके बाद पूरा प्रसंस्करण की जो प्रक्रिया होती है। नेपाल की खासियत यह है कि उसके कुछ पूर्वी क्षेत्रों में उच्च ऊंचाई पर उगाई जाने वाली ऑर्थोडॉक्स चाय को विशेष और प्रीमियम उत्पाद के रूप में विकसित किया जा रहा है। और यही कारण है कि नेपाल अपनी चाय को केवल बड़ी मात्रा में बेचने के बजाय उच्च मूल्य वाले विशेष चाय के बाजार में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। साथियों, नेपाल का उत्पादन पैमाना भारत की तुलना में बहुत छोटा है, लेकिन नेपाल के पास एक अलग अवसर है, हिमालय उत्पत्ति और विशेष ऑर्थोडॉक्स चाय को प्रीमियम पहचान देना। और यही अंतर आगे चलकर दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा से ज्यादा पूरकता का कारण भी बन सकता है, क्योंकि नेपाल के अधिकांश ऑर्थोडॉक्स चाय का बड़ा हिस्सा आज भी भारतीय बाजारों तक पहुंचता है। भारत उसके लिए केवल पड़ोसी देश नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्ता भी है। लेकिन इसी पूरी कहानी में एक ऐसी समस्या है जो नेपाल की चाय की सारी संभावनाओं पर भारी पड़ सकता है। वो है चाय के पौधे जो मौजूद हैं, बागान मौजूद है, बाजार मौजूद है, कीमत मौजूद है, लेकिन उन चाय को समय पे तोड़ने वाले पर्याप्त मजदूर जो हैं वो मौजूद नहीं है। यानी कि दिक्कत क्या है, मजदूर कहाँ है। 50 की क्षमता है, 10 से 15 कामगार है। साथियों, अगर इस पर हम बात करें तो पूर्वी नेपाल के पंचधर जिले में स्थित पथी भरा चाय बागान इसका एक स्पष्ट उदाहरण है, जहां लगभग 51 हेक्टर में फैले इस बागान में इन दिनों जो है वो सबसे बड़ी समस्या जो है वो है मजदूरों की। इस बागान की प्रसंस्करण इकाई में एक दिन में 50 के आसपास मजदूरों को काम करने की क्षमता है, लेकिन मात्र 10 से 15 काम करने वाले ही मिल रहे हैं। और समस्या केवल पथी भरा तक सीमित नहीं है। पूर्वी नेपाल के कई चाय बागान में छोटी बड़ी चाय प्रसंस्करण इकाइयां आज मजदूरों की कमी का सामना करने पड़ रहा है। साथियों, अगर हम बात करें तो ये मजदूरों को 110 नेपाली रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से भुगतान किया जाता है। इसके अलावा सुबह शाम और पत्तियों के मुरझाने, मरोड़ने, प्रसंस्करण, छटाई और पैकिंग जैसे कामों के लिए अतिरिक्त आय के भी अवसर है। लेकिन रिपोर्ट ये कह रही है कि जो मजदूर कभी चाय के बागानों पर पत्तियां तोड़ने का काम करते थे, 40,000 नेपाली रुपए तक प्रति महीने कमा रहे थे, अब धीरे धीरे ये मजदूर जो है वह विदेशों की तरफ पलायन करने लगे हैं, जिससे कि चाय के ऊपर अब एक नई समस्या जो है वो शुरू होने लगी है। पंचधर में भी ही पथी भरा चाय बागान सालाना करीब 8,000 किलोग्राम चाय का उत्पादन करता है, लेकिन संचालकों के अनुसार पर्याप्त मजदूर की उपलब्धता के ना होने के कारण जो है यह उत्पादन नहीं हो रहा है, यानी कि अपने क्षमता के अनुसार ये काम नहीं हो पा रहा। तो फिर है कि मजदूर जा कहां रहे, ये विदेश की तरफ पलायन हो रहे हैं। और नेपाल में पिछले कई वर्षों में रोजगार के लिए विदेश जाने का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है। गांव में बहुत सारे युवा बेहतर कमाई, नियमित रोजगार और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए पलायन कर जा रहे हैं। और इसका समस्या हमें ये देखने को मिल रहा है कि पूरे गांव की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था के ऊपर चाय के जगह पे विदेशों से आने वाला रेमिटेंस जो है एक बहुत बड़ा जो है वो अपना भाग ले चुका है। तो इसका मतलब यह है कि चाय बागानों के सामने दोहरी चुनौती इस समय खड़ी हो चुकी है। एक तरफ युवा पुरुष या महिलाएं रोजगार के लिए विदेश जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ गांव में रहने वाले परिवार भी बेहतर शिक्षा और सुविधाओं के लिए शहरों की ओर बढ़ रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि जिन ग्रामीण इलाकों में कभी पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध होते थे, अब यही चाय के बागानों में मजदूर ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे हैं। साथियों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर
हम एक और बात करें कि नेपाल के प्रीमियम चाय, जिसपे हम ऑर्थोडॉक्स की बात कर रहे थे, इसकी मांग बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है साथियों। नेपाल के चाय बागानों में मजदूरों की कमी है, लेकिन इसकी मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो समस्या ये नहीं कि नेपाल की चाय का खरीदार नहीं, असली समस्या यह है कि बढ़ती मांग के मुकाबले उत्पादन क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। पूर्वी नेपाल के पचदर और आसपास के पहाड़ी इलाकों में पैदा होने वाली जैविक ऑर्थोडॉक्स चाय इस पूरे बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। कुछ चाय बागान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल किए बिना चाय तैयार कर रहे हैं। ऐसी चाय सामान्य बड़े पैमाने पर चाय से अलग और विशेष उत्पाद के रूप में देखा जाता है। इस चाय की खासियत केवल ये नहीं है कि इसे जैविक तरीके से उगाया जा रहा है। जिस ऊंचाई और प्राकृतिक वातावरण में ये चाय के पौधे उग रहे हैं, वहां के जलवायु भी इसके स्वाद सुगंध को प्रभावित कर सकती है। चाय उत्पादकों के अनुसार इन पत्तियों में तैयार चाय में प्राकृतिक मिठास, ऊंचाई वाली पहाड़ी क्षेत्रों की विशेष सुगंध और अलग स्वाद महसूस किया जा रहा है। और यही कारण है कि नेपाल अब अपनी चाय को केवल घरेलू खपत या सामान्य बाजार की वस्तु के रूप में नहीं देख रहा है। इसका लक्ष्य यह है कि इसे उच्च गुणवत्ता वाली विशेष चाय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक पहचान दिलाई जाए। साथियों, रिपोर्ट के अनुसार नेपाल के कुछ ऑर्थोडॉक्स चाय के विदेशों में जो मांग है, जो बाजार रेट है, वो 5 से 7 हजार नेपाली रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। नेपाल की चाय अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन जैसे देशों तक पहुंच रही। यानी हिमालय के छोटे छोटे चाय बागानों में तैयार होने वाली पत्तियां अब दुनिया के कई विकसित बाजारों में वहां के उपभोक्ताओं तक जो है वो पहुंच रही है। और ऐसे में चाय पैदा करना, उसके गुणवत्ता के आधार पर उसे अधिक कीमत जो है वो मिल रहा है। तो अगर कोई देश केवल बड़ी मात्रा में सामान्य चाय पैदा करता है तो उसे बड़े उत्पादकों के साथ कीमत की प्रतियोगिता करनी पड़ती है। लेकिन विशेष जैविक और उच्च गुणवत्ता वाली चाय की कहानी अलग हो सकती है। यहाँ उपभोक्ता केवल चाय नहीं खरीदता, बल्कि उसकी उत्पत्ति, उसकी गुणवत्ता, उसके खेती के तरीके, स्वाद और पहचान के लिए अधिक भुगतान करता है। साथियों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेपाल के चाय के बारे में बात करें तो भारत के ऊपर काफी निर्भर है। 88% से अधिक ऑर्थोडॉक्स चाय की अगर हम बात करें साथियों, तो ये भारत के निर्यात करता है नेपाल। और इसके मुकाबले तीसरे देश यानी भारत के अलावा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जाने वाली मात्रा काफी कम है। यह आंकड़ा केवल व्यापार का आंकड़ा नहीं है, यह बताता है कि नेपाल की चाय उद्योग का पूरा अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मात्रा में देखें तो भारत कितना महत्वपूर्ण है। नेपाल में चाय पैदा होती है, उसे स्थानीय स्तर पर प्रसंस्कृत किया जाता है, लेकिन जब उसे बड़े बाजारों तक पहुंचाना होता है तब भारत का बाजार जो है वह उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल हर साल लगभग 8,000 टन ऑर्थोडॉक्स चाय का प्रसंस्करण करता है, लेकिन तीसरे देश में होने वाले ऑर्थोडॉक्स चाय का निर्यात मात्र 11% के आसपास है। बाकी का सारा जो है वह भारत के पास आता है। भारत नेपाल के बिल्कुल दक्षिण में स्थित दोनों देशों के बीच लंबे समय से व्यापारिक संपर्क है। नेपाल के लिए भारत तक पहुंचना कई दूर दराज के देशों के में माल भेजने की तुलना में बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक है। दूसरी तरफ भारत के पास दुनिया के बड़े चाय बाजारों में से एक होने का भी लाभ है। साथ साथ में भारत में चाय का प्रसंस्करण, पैकेजिंग, परिवहन और व्यापार का भी विशाल भारत को अनुभव है। इसलिए भारत नेपाल की चाय को केवल एक खरीदार नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग के रूप में भी जो है वो प्रयोग हो रहा है। लेकिन नेपाल की महत्वाकांक्षा इससे काफी आगे है। नेपाल चाहता है कि उसकी चाय की पहचान सीधे अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता तक पहुंचे। अगर अमेरिका का कोई ग्राहक नेपाल की चाय खरीदता है तो उसे केवल हिमालय से आने वाली चाय के नाम से नहीं बल्कि एक स्पष्ट हो कि चाय जो है वो नेपाली चाय ब्रांड के रूप में पहचान है। और यहीं पर ब्रांडिंग का महत्व जो है वो बढ़ जाता है। नेपाल ने 2020 में अपने ऑर्थोडॉक्स चाय के लिए नेपाल टी क्वालिटी फ्रॉम द हिमालय नाम से एक ट्रेडमार्क भी अपनाया। यह कदम सिर्फ एक नाम देने तक सीमित नहीं है, इसका उद्देश्य नेपाल की चाय को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक अलग पहचान देना है। लेकिन पहचान बनाना साथियों इतना आसान नहीं। किसी भी चाय उत्पादक देश को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिकने के लिए लगातार एक जैसी गुणवत्ता, विश्वसनीयता, आपूर्ति, प्रमाणन, उचित कीमत और बेहतर पैकेजिंग और मजबूत विपणन व्यवस्था की जो है वो जरूरत होती है। यानी एक तरफ नेपाल भारत के बाजार पर काफी हद तक निर्भर है तो दूसरी तरफ तीसरे देशों में अपनी सीधी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। और यही आने वाले समय में नेपाल के चाय उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव में से एक हो सकता है। भारत के लिए अगर हम बात करें तो भारत के लिए नेपाल की चाय क्यों महत्वपूर्ण है? साथियों, भारत दुनिया के प्रमुख चाय उत्पादक देशों में शामिल है। असम की मजबूत और गहरी चाय हो, दार्जिलिंग की सुगंधित प्रीमियम चाय हो या नीलगिरी की चाय, भारत ने अलग अलग क्षेत्रों के चाय को अपनी अलग अलग पहचान दी। नेपाल का उत्पादन भारत की तुलना में बहुत छोटा है, लेकिन उसकी ताकत मात्रा में नहीं बल्कि उसके उच्च ऊंचाई वाले हिमालय क्षेत्र में पैदा होने वाले विशेष ऑर्थोडॉक्स चाय से। यानी दोनों देशों की चाय की कहानी दिलचस्प हो सकती है। भारत के पास विशाल उत्पादन, बड़ा घरेलू बाजार, स्थापित वैश्विक पहचान है, तो नेपाल दूसरी तरफ अपनी चाय को जैविक उच्च गुणवत्ता वाली हिमालय चाय के रूप में स्थापित करना चाहता है। इसलिए नेपाल को भारत से मात्रा में मुकाबला करने की जरूरत नहीं है, वह कम मात्रा में उच्च मूल्य वाले विशेष चाय बेचकर अपना अलग बाजार बना सकता है। लेकिन इसके लिए लगातार जो है उससे एक लेबल जो है वो बनाकर रखना पड़ेगा।
और यही नेपाल की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है कि चाय की मांग बढ़ रही है, मजदूर है नहीं, टाइम पर तोड़ा नहीं जा रहा है। तो जो भी एक विधि है चाय के बाजार से, चाय के बागान से लेकर चाय को बाजार पहुंचाने वाला, उसमें जो टाइम को सही तरीके से तैयार नहीं हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। साथियों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे थे पंचधर के बारे में, जहां हमने कहा कि यह जिला जो है करीब 600 हेक्टेयर जमीन पर चाय की खेती होती है। लगभग 2000 किसान इससे जुड़े हैं। यहाँ चाय बागान और कारखाने तथा 10 छोटे चाय उत्पादक समूह काम कर रहे हैं। हर साल 8000 किलोग्राम चाय पैदा करने की क्षमता, लेकिन संचालक कह रहे हैं कि अगर मजदूर मिले तो हमारी उत्पादन क्षमता 12000 किलोग्राम तक के आसपास का है। लेकिन नेपाल के चाय उद्योग की विडंबना जो है वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो यहाँ सिर्फ मजदूरों की कमी ही नहीं एक सबसे बड़ा कर, इसके अलावा अगर हम चाय बाजार में देखें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उचित बाजार व्यवस्था, शहरी कीमत, सस्ता ऋण, तकनीकी सहायता, बीमा, जैविक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन जैसी समस्या भी नेपाल में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुल श्रमिक, जो कुशल श्रमिक हैं उसकी भी कमी जो है एक बहुत बड़ी बाधा है। चाय और पलायन के बीच में अगर हम संबंधों के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो गांव खाली हैं, बागान खाली हैं। चाय उद्योग के लिए सबसे बड़ी समस्या ये बनती जा रही है। पत्तियां सही समय पर तोड़ना जरूरी होता है। मजदूरी कम हुए तो पत्तियां देर से टूटेगी, उत्पादन प्रभावित होगा, अच्छी गुणवत्ता वाली चाय की मात्रा जो है वो कम हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो अगर नेपाल अपने चाय बागानों को ऐसे रोजगार में बदल पाता है जहां लोगों को नियमित आय, बेहतर सुविधाएं और भविष्य की सुरक्षा दिखाई दे, तो शायद विदेश जाने वालों के का दबाव जो है कुछ कम हो सकता है। और इससे जो है वो नेपाल के चाय बागान को जो है वो कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। तो क्या नेपाल भारत को चुनौती दे सकता है? साथियों, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नेपाल की चाय आने वाले समय में भारत को चुनौती दे सकती है? अगर बात कुल उत्पादन की हो तो फिलहाल भारत और नेपाल की तुलना बराबरी नहीं। भारत के पास विशाल चाय उद्योग, असम, दार्जिलिंग जैसे विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र, बड़ा घरेलू बाजार, मजबूत निर्यात व्यवस्था। लेकिन अगर बात प्रीमियम हिमालयन ऑर्थोडॉक्स चाय की हो तो नेपाल के पास एक अलग अवसर जरूर है। नेपाल को भारत जितनी मात्रा में चाय उत्पादन करने की जरूरत नहीं है। वह उच्च ऊंचाई पर पैदा वाले जैविक और विशेष स्वाद वाली चाय को एक प्रीमियम उत्पाद के रूप में दुनिया के सामने रख सकता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा हथियार है पैमाना, जबकि नेपाल का सबसे बड़ा संभावित ताकत है वह है विशिष्टता। लेकिन नेपाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती फिर से वही है, मार्केट तक पहुंचाने की, मार्केट तक अपनी रीच बढ़ाने की। और नेपाल की चाय को दुनिया से मुकाबला करने के लिए भारत जितना बड़ा बनने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ इतना खास बनाना है कि दुनिया उसकी कम मात्रा वाली चाय के लिए भी ज्यादा कीमत देने को तैयार है। तो अंततः हम यही कह सकते हैं साथियों, आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या आप जानते हैं कि नेपाल के कुछ ऑर्थोडॉक्स चाय अंतरराष्ट्रीय बाजार में किस कीमत पर बिक रही है? क्या आपको पता है कि अगर आप अनुभवी हैं तो आप कितना रुपए कमा सकते हैं? सवाल का जवाब जो है वो आपको देना है और आपको बताना है कि जिस चाय का स्वाद आप रोज लेते हैं, क्या आपको आज उसमें कुछ नया जानने को मिला? साथियों, अगर आपको ऐसे ही भारत, नेपाल, हिमालय और ऐसे अनसुनी आर्थिक कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या नेपाल की चाय भारत को चुनौती दे सकती है। और पूरी कहानी जानने के लिए जो है ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।